तो चलिए सीधे आज के इस टॉपिक में चलते हैं। आप जानते ही हैं, जब भी हम इतिहास की सबसे खौफनाक घटनाओं की बात करते हैं तो कुछ तारीखें हमारे दिमाग में हमेशा के लिए छप जाती हैं। आज हम ऐसी ही एक रात के हर एक मिनट, हर एक पल को ट्रैक करेंगे। 26 नवंबर 2008 रात के करीब 9:20 पर जगह थी कोलाबा का मच्छी मार नगर, जिसे बधवार पार्क भी कहा जाता है। मुंबई की उस सर्द और अंधेरी रात में अरब सागर की लहरों को चीरती हुई एक छोटी सी रबर की नाव तट की ओर बढ़ रही थी। शुरुआत में तो ये सब मुंबई के किसी भी आम दिन जैसा ही लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो नाव किनारे से टकराई, एक ऐसी उल्टी गिनती, एक ऐसी टिकिंग क्लॉक शुरू हो गई जिसने हमेशा के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया। अब इमेजिन कीजिए, जैसे ही वो रबर की नाव किनारे पर लगी, उसमें से ठीक 10 जवान लड़के बाहर निकले। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 10 लोग। नंबर बहुत छोटा लग रहा होगा आपको, है ना? लेकिन उनके कंधों पर जो बैग्स थे वो हद से ज्यादा भारी थे। दूर से देखने पर वो बिल्कुल भटके हुए टूरिस्ट या आम मुसाफिर लग रहे थे, लेकिन उन भारी बैग्स के अंदर जो छिपा था वो किसी भी शहर को दहलाने के लिए काफी था। लेकिन उन बैग्स के अंदर आखिर था क्या? यही सबसे रोंगटे खड़े करने वाली बात है। उनमें कोई आम सामान या कपड़े नहीं थे। उनमें थी भारी मात्रा में AK-47 राइफलें, दर्जनों ग्रेनेड्स और लगभग 8 किलो RDX। 8 किलो RDX का मतलब समझते हैं आप? ये इतना पावरफुल एक्सप्लोजिव होता है जो पलक झपकते ही कंक्रीट की मजबूत इमारतों को मलबे में बदल सकता है। मतलब ये कोई मामूली घुसपैठ नहीं थी, ये पूरी की पूरी एक छोटी, हथियारों से लैस फौज थी जो शहर के दिल में उतर चुकी थी। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस घातक पेलोड का असली मकसद क्या था? कराची से चली इस मौत की नाव का मेन गोल क्या था? देखिए, ये सिर्फ एक रैंडम हमला नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश थी, जिसका मकसद एक ऐसा खौफ पैदा करना था जो पूरी दुनिया को हिला कर रख दे। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? ये लोग इतने खतरनाक हथियारों के साथ भारत की आर्थिक राजधानी तक पहुंचे कैसे? आइए पहले चरण को देखते हैं, कराची से सफर, और वो भी समुद्री मार्ग से। इस पूरी साजिश को अंजाम देने के लिए समंदर का रास्ता ही क्यों चुना गया? क्योंकि विशाल समंदर में रडार से छिपना बहुत आसान होता है। इन 10 आतंकियों ने अल हुसैनी नाम के एक जहाज से अपना सफर शुरू किया। फिर सुरक्षा एजेंसियों की नज़रों से बचने के लिए उन्होंने बीच समंदर में एक भारतीय ट्रॉलर कुबेर को हाईजैक कर लिया, और यहीं उन्होंने कुबेर के कैप्टन अमर सिंह सोलंकी की बेहद बेरहमी से हत्या कर दी। ये क्लियर इंडिकेशन था कि वो किसी भी हद तक जाने वाले थे। मुंबई की स्काईलाइन दिखते ही उन्होंने कुबेर को छोड़ा, छोटी रबर बोट्स ली और कोलाबा तट पर पहुंच गए। फिर शहर में घुलने मिलने के लिए वो दो की टोलियों में बट गए। अब आता है दूसरा चरण, कई ठिकानों पर आतंक। जब रात के 9:30 बजे अचानक तबाही मच गई। तट पर उतरने के बाद जो हुआ, उसने पूरे शहर को खौफ में डाल दिया। रात के ठीक 9:30 बजे मुंबई के अलग अलग हिस्सों में अचानक और एक साथ हमले शुरू हो गए। टाइमिंग इतनी सटीक थी कि किसी भी सुरक्षा एजेंसी को कुछ समझ ही नहीं आया। एक तरफ CST रेलवे स्टेशन पर अजमल कसाब और अबू इस्माइल ने अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। उन्होंने किसी को नहीं बख्शा, ना मासूम बच्चे, ना बेबस बुजुर्ग। और बिल्कुल उसी समय मुंबई की शान कहे जाने वाले ताज होटल में 4 आतंकी नॉर्थ कोर्ट गेट और मेन गेट से अंदर घुस चुके थे। एक ही समय पर अलग अलग जगहों पर इस तरह का कोऑर्डिनेशन इस साजिश की गहराई को दिखाता है। ताज होटल के अंदर की स्ट्रैटेजी की बात करें तो वो और भी डरावनी थी। उन्होंने होटल के ओल्ड और न्यू विंग की भूल भुलैया जैसी बनावट का पूरा फायदा उठाया। सबसे पहले स्विमिंग पूल एरिया में बहुत तेजी से हमला किया और वहां मौजूद लोगों को संभलने का मौका ही नहीं दिया। सुरक्षा बलों को रोकने और लोगों को फंसाने के लिए उन्होंने जानबूझकर होटल की बेडशीट्स में आग लगा दी, ताकि पूरे होटल में गाढ़ा दम घुटू धुआं भर जाए। और फिर वो दर्दनाक मंजर सामने आया जिसे कोई भारतीय नहीं भूल सकता। ताज होटल का वो आइकॉनिक मेन डोम आग की लपटों में पूरी तरह घिर चुका था। अब बढ़ते हैं तीसरे चरण की तरफ, बहादुर जवाबी हमला और मार्कोस कमांडोज की एंट्री। देखिए, हालात बिल्कुल बेकाबू हो चुके थे। लोकल पुलिस भारी हथियारों से लैस आतंकियों का मुकाबला करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर इंडियन नेवी के एलीट मार्कोस कमांडोज को उतरना पड़ा। अब ताज जैसे इतने बड़े होटल में आतंकियों को ढूंढना कोई आसान काम तो था नहीं। इसके लिए उन्होंने रूम क्लियरेंस ड्रिल का इस्तेमाल किया। ये एक बहुत ही हाई रिस्क प्रोसीजर होता है, जहां कमांडोज को भारी गोलीबारी के बीच एक एक करके कमरों को सिक्योर करना होता है। सोचिए,
हर दरवाजा खोलना मतलब सीधे मौत को दावत देना। इसी दौरान मार्कोस के पॉइंटमैन प्रवीण तेवतिया पर भयानक क्रॉसफायर हुआ। एक गोली सीधे उनके कान के पास लगी, जिससे उनका कान ही गायब हो गया। लेकिन इतनी भयंकर चोट के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और डटे रहे। ये उनके अदम्य साहस का बस एक छोटा सा नमूना है। इतनी भारी तबाही और गोलियों की बौछार के बीच भी कुछ उम्मीद की किरणें जरूर थीं। ताज के चेंबर हॉल में बिजनेसमैन गौतम अडानी और कई सांसद फंसे हुए थे। आप सोच सकते हैं कि सिचुएशन कितनी टेंस रही होगी। लेकिन इस भयंकर क्रॉसफायर के बीच भी कमांडोज ने कमाल का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। उन्होंने उन सभी को और उनके साथ कई और लोगों को बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ये सीधा सीधा कमांडोज की शानदार ट्रेनिंग और उनके हौसले का नतीजा था। लेकिन याद रखिए, इस बहादुरी की बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। जरा इन शब्दों को सुनिए, ऊपर मत आना, मैं उन्हें संभाल लूंगा। ये कोई आम वाक्य नहीं है। ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी के मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का आखिरी आदेश था, जो उन्होंने अपने साथियों को दिया था। अपने साथियों की जान बचाने के लिए उन्होंने अकेले ही आतंकियों का सामना किया और अपनी जान कुर्बान कर दी। ये वो पल है जो हमें याद दिलाता है कि इन हीरोज ने हमें और इस शहर को बचाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। और फाइनली चौथा चरण, अंतिम गिरफ्तारी, जो हुई गिरगांव चौपाटी पर। हमलों का दायरा भले ही बहुत बड़ा था, लेकिन इस पूरी साजिश का अंत इसी जगह से शुरू हुआ। और ये पूरी घटना बहुत तेजी से घटी। कसाब और अबू इस्माइल एक हाईजैक की हुई स्कोडा कार में भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें गिरगांव चौपाटी के बैरिकेड पर रोक लिया और यहीं पर कांस्टेबल तुकाराम ओम्बले ने अपनी जान की परवाह किए बिना वो किया जो शायद ही कोई सोच सकता था। उन्होंने निहत्थे ही सीधे कसाब की AK-47 की नली को कस के पकड़ लिया। ओम्बले जी ने अपने सीने पे कई गोलियां खाई। वो शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने कसाब को वहां से हिलने तक नहीं दिया और उनके इसी निस्वार्थ बलिदान की वजह से अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया। अब ये समझिए कि कसाब का जिंदा पकड़ा जाना इतनी बड़ी बात क्यों थी। ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, ये एक जियोपॉलिटिकल भूकंप था। इस एक लाइव कैप्चर ने उन आतंकियों और उनके आकाओं की पूरी झूठी कहानी की धज्जियां उड़ा दी। कसाब की जिंदा होने का मतलब था कि भारत के पास इस इंटरनेशनल साजिश का एक जिंदा जागता सॉलिड सबूत था, जिसे दुनिया का कोई भी देश झुठला नहीं सकता था। इसने पूरी दुनिया के सामने साफ कर दिया कि इस खौफनाक हमले के असली तार कहां जुड़े थे। कसाब की गिरफ्तारी से वो मेन साजिश तो बेनकाब हो गई, लेकिन देखिए 26/11 का इतिहास सिर्फ हथियारों या टाइमलाइन तक सीमित नहीं है। आज के इस एनालिसिस में हमने फैक्ट्स और स्ट्रैटेजी को तो समझ लिया, लेकिन उस काली रात में इंसानियत, त्रासदियों और चमत्कारों की अनगिनत कहानियां भी बनी। जैसे नरीमन हाउस की वो कहानी, जहां एक भारतीय नैनी ने अपनी जान पर खेलकर उस छोटे से बेबी मोशे को बचाया था। जब हम उन सभी शहीदों और आम नागरिकों को याद करते हैं, तो एक सवाल जरूर मन में आता है, क्या हम वाकई उन सभी अनकहे बलिदानों और छोटी छोटी कहानियों को पूरी तरह से समझ पाए हैं जो उस रात मुंबई की सड़कों पर घटी थी? ये एक ऐसा विचार है जो हमें इस इतिहास को और करीब से देखने और महसूस करने पर मजबूर करता है।